इसीलिए मैंने तुम्हारे मुकदमे की इतनी तैयारी की और तो उसकी रिहर्सल तक कर डाली। पर ये नर्वसनेस मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ी। अच्छा जी वकील साहब, आपको यहाँ तो हर बात याद रहती है, पर न जाने अदालत में क्या हो जाता है। तुम नहीं जानते बंदी, सत्य को यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अदालत में सत्य को सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ हम कटघरे में खड़े रहते, पर सत्य हमसे सवाल करता, और वहां सत्य कटघरे में खड़ा रहता, और हम उससे सवाल करते। आपने कितनी बड़ी बात कह दी वकील साहब। आपको कोई विद्वान माने या ना माने, मैं जरूर मानता हूँ, पर ऐसी विद्वानता से क्या फायदा जो सही समय पर काम ना आए। मेरी हालत तो उस विद्यार्थी की तरह है जिसे आता सब, जो परीक्षा में कभी पास नहीं होता। तो कल आप इरादे का सवाल उठाएंगे? अब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं। तो क्या आप मेरी वकालत नहीं करेंगे? ऐसी वकालत से क्या फायदा जो अपने ही मुवक्किल को अपने ही हाथों फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। तो अब आप क्या करेंगे वकील साहब? कल मैं बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारी ओर से खड़ा करूंगा। बैरिस्टर गंगानाथ यहां का सबसे बड़ा वकील। बैरिस्टर गंगानाथ? वकील साहब, शायद उनके वहां मेरा बाप माली का काम कर चुका है, पर उनकी फीस तो बहुत महंगी होगी। नहीं करता, बैरिस्टर गंगानाथ इस मुकदमे में कोई फीस नहीं लेंगे। लेकिन क्यों वकील साहब? क्योंकि उनका यही विश्वास है कि जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं, उनके मरीजों को अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार होना चाहिए। तुम्हारा मुकदमा उन्हें अपनी बात रखने का मौका देगा। मैं अभी जाकर उनसे बात करूं। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। क्या बात है वाली साहब? अच्छी खबर है वकील साहब। जल्द बताओ। नेशनल ट्रांसपोर्ट का कंपनी का ट्रक पकड़ा गया। जेलर साहब के कमरे में बात हो रही थी। ट्रक में क्या पकड़ा गया वाले साहब? बस बोरे गांजा। ये तो बहुत अच्छी खबर है वाले साहब जी, ये हमारे बहुत काम आई। हम भी बैरिस्टर गंगानाथ इसका फायदा उठाएंगे। तो मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। अब तुम जरूर बच जाओ। एक बार इसके बारे में जानकारी हो जाए तो फिर सोचना है
अस्पताल गए थे। मेरी घरवाली कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है, प्लास्टर चढ़ा दिया। फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं। बोला सुबह शाम अस्पताल जाता है। वकील साहब, आज बैरिस्टर गंगानाथ ने कितनी फीस ली? एक देना भी नहीं। और वकील साहब, ये वकील और डॉक्टर तो कभी अपनी फीस नहीं छोड़ते, फिर बैरिस्टर गंगानाथ ने कैसे शायद तुम नहीं जानते, बैरिस्टर गंगानाथ के बाप की मृत्यु 2 साल पहले कैंसर से ही हुई। उन्होंने अपने बाप को तड़पते देखा है, उन्हें भी गिड़गिड़ाकर मौत मांगते हुए देखा। पर वकील साहब, उनके पास तो बेहोशी के इंजेक्शन लगाने के लिए ढेर से पैसे था। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब माफिया भी ऐसा नहीं करता, और फिर सबके तकलीफ सहने की भी अपनी अपनी हद होती। ये तो आप ठीक कहते हैं वकील साहब। जिसके पास तकलीफ से छुटकारा पाने का उपाय होता है ना, वो अधीर भी उतना ही होता है। जब मैंने पूरा केस तुम्हारा बैरिस्टर साहब को सुनाया तो वो एकदम से तैयार हो। उन्होंने कहा मैं ये केस जरूर लूंगा। और वकील साहब, बैरिस्टर गंगानाथ ने पूरे कोर्ट को थरा दिया और उन्होंने पूरे सवालों को कितने जोरदार ढंग से उठाया। कभी कभी अदालत में मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा। लगता तो मुझे भी यही है। पर वकील साहब, मैं बचूं चाहे ना बचूं, पर आज मैं बहुत खुश हूं। आज कम से कम इस सवाल को उठाया तो गया है। कैंसर के हजारों मरीज मेरे बाप की तरह तड़प तड़प कर मौत मांगेंगे, पर कानून के डर से लोग उन्हें चाहकर भी मौत नहीं दे सकेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते। वकील साहब, आज कोर्ट की एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मेरी आंखों के सामने भी। ठीक 11 बजे जज साहब आ गए। कितना सन्नाटा था कोर्ट। सरकारी वकील का चेहरा दमक रहा था। आज उसकी विजय का दिन। जज साहब ने सरकारी वकील की ओर देखा और कितने आत्मविश्वास से वो उठा। कितना भरोसा था उसे अपने आप पर। उसने मेरी ओर घूरकर देखा, आपकी ओर देखकर वो बेहुदा ढंग से मुस्कुराया और बोलने लगा। जज साहब ने कहा आप जिरह कर सकते हैं। और सरकारी वकील ने कहना शुरू किया, योर ऑनर, दोनों तरफ के गवाहों को अदालत सुन चुकी है। हसरत वल करीम मुजरिम का एक अच्छा दोस्त है और कत्ल का चश्मदीद गवाह। उसने साफ बताया है कि फंदी एक शराबी और झंडारू किस्म का इंसान है। उसकी अपने बाप से कभी नहीं बनती थी। योर ऑनर, हजरत ने अपनी आंखों से देखा कि फंदी ने अपने बाप का गला अपने हाथों से घोटा है और बचाव के गवाह भोला ने भी यही बात बताई है। इस प्रकार योर ऑनर, इस बात में कोई संदेह नहीं कि फंदी ने अपने बाप की हत्या की है। इस पर फंदी गंगानाथ गरज उठे। योर ऑनर, सबसे बड़ा सवाल हत्या का है। यस योर ऑनर, जहां तक इरादे का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि फंदी का इरादा भी अपने बाप की हत्या करने का ही था। योर ऑनर, सरकारी वकील साहब ने जो मुकदमे के तथ्य आपके सामने रखे हैं, उससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का। योर ऑनर, हजरत के बयान से ये साफ पता चलता है कि फंदी अपने मालिकों से बराबर लड़ता था, इसीलिए वो कहीं भी एक जगह पर नौकरी में नहीं टिक सकता। लेकिन इससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता योर ऑनर कि फंदी स्वभाव का हत्यारा था। अपने मालिकों से कई लोग लड़ते हैं, हर 6 महीने में नौकरी बदलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता योर ऑनर कि वे हत्यारे स्वभाव के होते हैं। योर ऑनर, हजरत के बयान से ये भी पता चलता है कि फंदी शराबी था। उसे शराब पीने की आदत थी। शराब के लिए उसने अपने बीवी के गहने बेचे। शराब के लिए ही उसने अपने घर के बर्तन बेचे। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि फंदी की शराब पीने की आदत कितनी पुरानी है। संभवतः ये जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी, क्योंकि उनसे ये सवाल ही नहीं पूछा गया। फंदी पिछले 15 सालों से शराब पी रहा था, पर उस वक्त तो गहने नहीं बिके, उस वक्त तो घर के बर्तन नहीं बिके। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस मुकदमे पर नए सिरे से विचार करें। इससे पहले कि मैं जीरा करूं, अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे फिर से कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, गवाहियां तो हो चुकी है, फिर से गवाहों को अदालत में बुलाना अदालत का कीमती समय खराब करना है। सरकार की ओर से जो कुछ भी अब तक कहा गया है, उसे चुनौती देने के लिए मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जो मुकदमे पर फिर से विचार करने पर बल देंगे।
जो बंबई के विख्यात डॉक्टर देवेंद्र नाथ ने फंदी के बाप को देखने के रूप में दी थी। और ये रही उसकी रिपोर्ट। बैरिस्टर गंगानाथ, अब आप गवाहों को बुला सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मैं हत्या के सबसे पहले चश्मदीद को हजरत वल करीमुल्लाह को पेश करने की इजाजत चाहता। इजाजत है। तुम्हारा नाम हजरत वल करीम? जी हाँ हुजूर। तुम फंदी को कब से जानते? फंदी तो मेरा बचपन का दोस्त रहा हुजूर। क्या फंदी अब भी तुम्हारा दोस्त? खुदा का नाम लीजिए हुजूर, उस जैसे कातिल से कौन दोस्ती रखेगा। ये फंदी तुम्हें कैसा आदमी लगा? निहायत ही खराब आदमी हुजूर। ऐसा क्यों? जब देखो तब मारपीट कर रही है, झगड़ा कर रही है। तुमसे कभी मारपीट की? जी नहीं हुजूर। फिर और किससे मारपीट? अपने बाप से की। तुमने देखा? जी नहीं सुना। किससे सुना? बहुतों से। जरा दो चार के नाम बताओ। नाम सब्र कीजिए बता। हाँ याद कर लो आराम से। याद नहीं आता हुजूर। योर ऑनर, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे एक भी नाम याद नहीं है। तुम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर? जी हाँ क्लीनर। फंदी वहां ड्राइवर? जी बिल्कुल ड्राइवर था। कितने साल? अब पूरे 3 साल तक हुजूर। क्या फंदी का अपने मालिक से कभी झगड़ा हुआ? जी कभी नहीं। तो फिर उसे नौकरी से क्यों निकाला? उसने अपने मालिक का कहना नहीं माना। कौन सा कहना नहीं माना? ट्रक ले जाने से मना कर दिया। कहाँ? बंबई हुजूर। ट्रक में क्या लगा? ट्रक में गुड़ लगा था हुजूर। क्या इससे पहले फंदी कभी गुड़ से लदे ट्रक को बंबई ले गया? जी ले गया था। कितनी बार? 2500 बार। फिर उस दिन उसने मना किया। मैं नहीं जानता हुजूर। क्या ट्रक में गुड़ के साथ गांजा लगा था? अपने को नहीं मालूम हुजूर। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक अभी गांजे की स्मगलिंग पकड़ा गया? जी हाँ पकड़ा तो गया है। कब? अब पिछले साल। क्या इस प्रकार का ट्रक कल शाम को भी पकड़ा? जी हाँ हुजूर सुना तो है। योर ऑनर, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते हैं। गोला भक्त काशीनाथ का वो वाक्य जिसमें उसने बताया कि फंदी ने स्मगलिंग का माल ले जाने से मना किया और इसलिए नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाला। फंदी शराब जी पीता था हुजूर। कितनी? अब बहुत पीता था हुजूर। क्या वो दिन रात शराब पी रहे? जी हाँ दिन रात। फंदी कब से दिन रात शराब पी रहे? कई बरस से पी रहा हुजूर। शराब के मामले में तो उसका गजब का हाजमा है हुजूर। तो वो खूब शराब पीकर ट्रक चलाता रहा? जब तक अदा न मिल जावे वो तो स्टेयरिंग पर ही नहीं बैठ सकता था हुजूर। क्या फंदी का बाप भी शराब पीता था? जी पीता था। तुमने दोनों को साथ शराब पीते देखा? जी हाँ देखा। साथ साथ शराब पीने वाले क्या दुश्मन होते? नहीं तो फिर क्या होता? दोस्त। योर ऑनर, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंदी और उसके बाप में दोस्तों जैसे संबंध थे। तो क्या तुम करामतुल्लाह खान को जानते? जी जानता हुजूर। कैसे जानते? अब वैसे ही हुजूर। वैसे यानी कैसे? वैसे यानी वैसे जैसे आप मेरे को जानते और मैं आपको। तुमने खान से कर्ज लिया? जी हाँ लिया था। क्यों लिया था? अपनी माँ का इलाज कराने के वास्ते। तुम्हें कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ी? तुम तो नौकरी में हो। पैसा पूरा नहीं होता हुजूर। जितना कमाता उससे काम ही नहीं चलता। तो फंदी तो बेकार। जी बेकार था। क्या उसका बाप बीमार? अब बहुत बीमार था हुजूर। कौन सी बीमारी थी उसे? कैंसर था हुजूर उसको। क्या फंदी अपने बाप के इलाज के बारे में तुमसे कभी चर्चा करता? याद नहीं पड़ता। क्या तुम उसके साथ बंबई गए? बोलो बोलते कभी। क्या तुम उसके साथ बंबई गए? जी गया था हुजूर। क्यों गए? यूं ही। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में तुमने छुट्टी की दरख्वास्त दी, उसमें छुट्टी लेने का कारण क्या था? बोलो क्या कारण लिखा था? लिखा था हुजूर तो फंदी के साथ उसके बाप के इलाज के वास्ते जा रहे छुट्टी मंजूर हुई? जी नहीं फिर भी हुजूर। तुम गए? आखिर क्यों? फंदी मेरा दोस्त था ना तो हुजूर। वो तुमसे हमेशा अपने बाप की इलाज के बारे में बात करता? जी हाँ कहता था हुजूर। डॉक्टर को फीस के कितने रुपए? 300 रुपए दिए हुजूर। फंदी जब बेकार था तो उसके पास इतने रुपए कहां से आए? अब मैं नहीं जानता हुजूर। क्या उसने चोरी? जी नहीं। तो फिर क्या करता? अब बिल्कुल नहीं। तो फिर रुपए कहां से आए? अपने को नहीं मालूम हुजूर। ये खान से तुम्हारा परिचय किसने करवाया? फंदी ने कराया। किसके कहने पर तुमने खान ने कर्ज दिया? फंदी के कहने पर। इसका मतलब फंदी चाहता तो खान से कर्ज ले सकता? जी हाँ ले सकता था। खान ने ब्याज की दर क्या रखी? 54 रुपया रखी थी हुजूर। उस दिन शाम को तुम फंदी के यहाँ क्यों गए? उसे खबर देने गया था हुजूर। इस बात की
में नौकरी मिल सकती है। अब फंदी के अलावा और किसी को नहीं दी तो हुजूर। तुमने ये खबर फंदी को ही क्यों दी? ये जानते हो कि वो सब पैसा शराब में उड़ा देगा। फंदी मेरा दोस्त था ना हुजूर। अच्छा ये जब तुम फंदी के यहाँ गए तुमने क्या देखा? बड़ा खौफनाक सीन था हुजूर। फंदी खटिया पर चढ़कर अपने बाप का गला घोट लिया था। उस समय कितने बजे? 8 बजे थे हुजूर। तुम्हारे पास घड़ी थी? जी नहीं हुजूर। तब तुम कैसे कह सकते हो कि 8 ही बजे? अंदाज से कहा हुजूर। जब तुम घर में गए तो वहां अंधेरा था या